Again, I welcome you all on the Education Express channel in the class of income tax, and we have already started the next topic, and that was income from business, profession, vocation. और पहले सेशन में हमने उसके थ्योरेटिकल पार्ट पर कुछ बातें डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट सेशन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन शायद 14 थी, उसके माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में टोटल टैक्सेबल इनकम मालूम कर सकते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से जितने भी प्रोविज़न्स हैं थ्योरी में दे रखे हैं, उन सबको इसमें एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। आज एक और इलस्ट्रेशन आपके सामने है, एंड इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 19, जो थोड़ा सा चेंज है, इस लिहाज से आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको टेकअप किया गया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको। शुगर मिल है एक, गिवन बिलो इज द P&L अकाउंट ऑफ शुगर मिल कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस तारीख का ये P&L अकाउंट दे रखा है। अब ज़रा गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि P&L अकाउंट में ये जो फिगर दे रखे हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। ये देखिएगा, यहाँ तक दे रखा टू बैलेंस टोटल, टू बैलेंस CD लिखा 1,61,100, फिर आगे बाई बैलेंस करके लिखा है, और फिर आगे डेबिट में लिखा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व और बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये P&L अकाउंट दो भागों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट अप टू दी टोटल 29,22,200, यहाँ तक का जो टोटल है ये P&L अकाउंट है, और उसके बाद का जो हिस्सा है ये P&L एप्रोप्रिएशन है, और दोनों में अंतर होता ध्यान रखिएगा। P&L शो करता है, जो बैलेंस होता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। उस नेट प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है साल भर में, उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन कहलाता है। 1,61,100 का नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने 80,000 रुपये प्रोविज़न में ट्रांसफ़र किए हैं इनकम टैक्स के प्रोविज़न में, उसमें से 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं, और बाकी का प्रॉफिट जो बांटा जाना चाहिए वो 61,100 रुपये है। तो ये इनकम का यूज़ है, एप्लीकेशन है, इनकम नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी इनकम है उसका उपयोग है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को काम में नहीं लेना, केवल नेट प्रॉफिट को काम में लेना, ध्यान रखिएगा। तो हम वैसे क्वेश्चन को दोनों तरह से टेकअप कर सकते हैं, आपको बताएंगे उसमें जब टेकअप करेंगे, परंतु बेहतर यही है कि आप इसे ऊपर वाले हिस्से को, जिसमें कि बैलेंस कैरी डाउन 1,61,100 दे रखा, यही नेट प्रॉफिट मान करके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। ओके, आगे देखिए क्या कहता है ये कहता निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए कंपनी की व्यापार से आय की गणना कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, गन्ना पेरने के खर्चों में कंपनी के स्वयं के खेतों पर उगाए गए गन्ने की लागत 1,54,000 रुपये भी शामिल है। गन्ने पेरने का खर्चा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ केन क्रश्ड, ये गन्ना पेरने की लागत है 12,57,700 रुपये। उसमें से 1,54,000 रुपये राशि वो शामिल है जो गन्ना उगाया गया था, उसकी लागत आई थी। गन्ने को उगाने की लागत थी 1,54,000 रुपये। बात समझ में आ गई? ओके। फिर उसके बाद कहता है कि स्वयं के खेतों पर उगाए गए गन्ने का बाज़ार मूल्य, और जो गन्ना उगाया था बाज़ार खेत में जिसकी लागत 1,54,000 बता रहा है, उसको यदि बाज़ार में बेचेंगे तो अपने 1,96,000 रुपये मिलेंगे। तो बाकी की 1,96,000 माइनस 1,94,000 रुपये जो होगी वो इनकम हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे वो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है, बिजनेस की नहीं। क्योंकि एग्रीकल्चर, हाँ, वो एग्रीकल्चर की इनकम है।
हम एग्रीकल्चर की इनकम भारतवर्ष में नॉन टैक्सेबल होती है, पर उसका नॉन टैक्सेबल किस तरह से करते हैं वो अलग का टॉपिक आएगा, तब उस पर बात करेंगे। परंतु एग्रीकल्चर इनकम है, इसका मतलब वो इनकम बिजनेस की नहीं है, और हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। ध्यान रहे इस चीज़ का। ओके, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है, ख्याल रहे। सेकंड पॉइंट, निर्माण व्ययों में निम्न शामिल है। क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखें 6,98,500 रुपये, इसकी बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि उत्पादन कर जो है 4,26,000, एक्साइज ड्यूटी वो तो खर्चा है, अलाउ है, व्यापार का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो इसमें ऑलरेडी शामिल है, मतलब ऑलरेडी डेबिट है, आपको कुछ नहीं करना है। फिर कहता है बी पॉइंट, गत वर्ष 2019-20 में नई स्थापित की गई वैज्ञानिक शोध प्रयोगशाला में पूंजीगत व्यय 67,000 रुपये, उपरोक्त शोध के सामान्य खर्चे 10,000 रुपये। ये वैज्ञानिक अनुसंधान या शोध प्रयोगशाला के खर्चे हैं, और ये प्रयोगशाला है वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और आप जानते हैं कि मान्यता प्राप्त होने की वजह से ये पूरे के पूरे अलाउड होंगे, आपको डेबिट करने हैं इसमें। ओके, आगे कहता है संस्थापन व्ययों में 3,000 रुपये एक ऐसे कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई रकम शामिल है जिसका व्यापार में बना रहना उचित नहीं समझा गया। ये एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 41,500 की बात कर रहा है। इसमें वो राशि भी शामिल है 3,000 रुपये की, जो से ऐसे कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया जिसको व्यापार के हित में रहना ठीक नहीं था, और नौकरी से निकाला गया इसलिए उस क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। तो ये व्यापार के हित की बात है, नहीं तो और कुछ ज़्यादा नुकसान करता वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए छोटी मोटी चोरी कर रहा हो और बेईमानी कर रहा हो, काम ढंग से नहीं कर रहा, तो उसे निकालना ठीक है ज़्यादा, ये नहीं कि नौकरी में बना रहे। तो व्यापार के हित में किया गया काम अलाउड होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 1,500 रुपये की चीनी मुफ्त वितरित की गई। हम किसी भी प्रकार का दान, चंदा या किसी प्रकार का सामान मुफ्त में हम किसी को नहीं दे सकते, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस डे हो, इसलिए डिसअलाउड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है कारखाना इमारत वृद्धि की लागत 20,000 रुपये मरम्मत एवं नवीनीकरण के व्यय में सम्मिलित की गई है। ये मरम्मत एवं नवीनीकरण का व्यय, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल 40,500 रुपये, इसकी बात कर रहा है। इसमें 20,000 रुपये हमने बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया है, नई बिल्डिंग बनवाई उसमें, तो ये पूंजीगत खर्चा हो गया, और पूंजीगत खर्चे अलाउड नहीं होते, ये डिसअलाउ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वीकृत ह्रास 98,200, जो डेप्रिसिएशन अलाउ करना है वो 98,200 होगा। और ज़रा देखिएगा डेप्रिसिएशन हमने कितना डेबिट कर रखा है अभी। डेप्रिसिएशन ये रहा, लास्ट बट वन, 1,30,700 रुपये डेप्रिसिएशन है, डेबिट कर रखा है, परंतु अलाउ करना है कितना, 98,200। तो इन दोनों का अंतर 1,30,700 में से 98,200 घटा देंगे, वो अलाउड है, बाकी का डिसअलाउड हो गया तो वो डेबिट कर जोड़ दिया जाएगा, डिसअलाउड हो गया है। ओके। नेक्स्ट, विविध प्राप्तियों में अविकसित देशों को किए गए चीनी के निर्यात के लिए सरकार द्वारा दी गई नकद सहायता की राशि 1,00,000 रुपये सम्मिलित है। ये अन्य रिसीट्स, सन्ड्री रिसीट्स 1,06,700 में सब्सिडी दी गई है, सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। सरकार के द्वारा दी गई सहायता भी इनकम के रूप में मानी जानी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। ऑलरेडी क्रेडिट इसमें शामिल है तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, फिर कहता है प्रारंभिक रहतिया, सॉरी एक पॉइंट रह गया, सामान्य व्यय में ये हो गए। सामान्य व्यय में 5,000 रुपये स्थानीय शिक्षण संस्थाओं को दिया गया दान, डिसअलाउड, किसी तरह का दान नॉन अलाउ नहीं करेंगे हम, बिल्कुल ठीक है। प्रारंभिक रहतिये का मूल्यांकन
40,000 रुपये की राशि से कम किया गया है, जबकि अंतिम रहते का मूल्यांकन 50,000 रुपये से कम किया गया है। इस पर डिस्कस करेंगे कितनी राशि कैसे कैलकुलेट की जाएगी, अलाउ या डिसअलाउ, डेबिट या ऐड करें या लेस करें। फिर कहता है इसके बाद क्षतिपूर्ति की राशि मेसर्स भारत उद्योग को इस क्षेत्र में 5 वर्ष तक अपना कारखाना नहीं चलाने के लिए दी गई है। कंपनसेशन हमने पे किया है, देखिएगा कहीं ये रहा 1 लाख रुपये। और थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यदि किसी प्रतिस्पर्धी व्यापारी को कोई कंपनसेशन दिया जाता व्यापार के हित में कि भाई हमारा मान लीजिए राजस्थान में व्यापार है और वो हमारे साथ हमारा प्रतिद्वंदी भी राजस्थान में व्यापार कर रहा है, रहने वाला वो एमपी का है, उसे कहते थे भैया आप अपना व्यापार वहीं एमपी में कर लो, यहाँ मत करो, ताकि आप भी वहाँ अपना प्रॉफिट कमाओ, मैं यहाँ अपना कमा करूँ। तो कहता कि साहब मैं तो नहीं हटूँगा, मुझे फिर नहीं हो तो क्षतिपूर्ति दो। तो उसने 1 लाख रुपये मांगे, हमने 1 लाख रुपये से दे दिए। अब क्या है, राजस्थान के पूरे एरिया में व्यापार, इस वस्तु का व्यापार करने वाले अकेले व्यापारी हो गए, और इसलिए मनमाने तरीके से हम जितना चाहें वो इनकम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई प्रतिद्वंदी अब है नहीं। तो व्यापार के हित में इस प्रकार से दी गई राशि अलाउड होगी। क्लियर होगी बात। थियरी के में देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये अलाउड एक्सपेंडिचर के रूप में है। बस ये अमाउंट है आपका। ठीक है, करें शुरू। ओके, कम ऑन, 1 by 1। ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। For the assessment year 2020-21, ये इस हम वर्किंग नोट के लिए रख रहे हैं। जैसे द प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बिगिनिंग में बताया था इस क्वेश्चन की शुरुआत करते समय कि हमें यदि ये P&L अकाउंट 2 भागों में विभक्त है तो जो पहला भाग है जिसे हम P&L अकाउंट कहते हैं उसको बेस बनाना, उसमें से जो अंतर है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को बेस बनाना चाहिए। जो नेक्स्ट पार्ट है P&L के नाम से वो P&L एप्रोप्रिएशन कहलाता है, लाभ हानि नियोजन खाता। जो लाभ आपने कमाया है उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। जैसे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स में 80,000 रुपये रखे हैं, जनरल रिजर्व में 20,000 रुपये रखे हैं, बाकी 61,100 रुपये बांटने के लिए रख दिए हैं। ये इस तरह का मतलब। तो हमारा P&L अकाउंट का मेन पार्ट ये है जहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ 1,61,100 और यही हमारा नेट प्रॉफिट है, इसी को बेस बनाते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, आप ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हो, जो बैलेंस CD लिखा हुआ है ये उसकी बात हो रही है। एंड इट इज़ गिवन टू यू 1,61,100। ऑलराइट, अब ज़रा फर्स्ट पॉइंट पर जो गौर कीजिएगा कि उसने कहा कि इस प्रॉफिट में एग्रीकल्चर की इनकम भी शामिल है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि गन्ना पेरने के खर्चों में, और गन्ना पेरने का खर्चा दे रखा है 12,57,700 रुपये जो डेबिट हैं, अर्थात ऑलरेडी डेबिट कर रखे हैं। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर के खर्चे भी इसमें शामिल हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखिएगा, 1,54,000 रुपये थी शामिल हैं। स्वयं के खेतों पर उगाए गन्ने का बाजार मूल्य 1,96,000 रुपये, और गन्ने को बाज़ार में बेचते तो 1,96,000 रुपये इनकम होती, पर वो इनकम एग्रीकल्चर की कहलाती है, इसलिए उसको हटाएं इसमें से। ओके, लेस
इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इस तरह से देखिएगा, सेल्स प्राइस ऑफ शुगर केन, गन्ने की का बाज़ार मूल्य, और वो दे रहा है 1,96,000 लेस कॉस्ट ऑफ केन क्रश्ड, गन्ने को पेरने की लागत, और वो है 1,54,000 रुपये लेस कर दें, 42,000 आ रहा, चेक करें। यही एग्रीकल्चर इनकम है। इसको हटा दें इसमें से, 42,000 को 1,61,100 से लेस कर दें। नाउ नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,19,100, ये आई बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार। अब इसमें से हम 1 बाय 1 आइटम को लें और देखें कौन सा डेबिट इसने कर रखा है और जो नहीं होना चाहिए। अलाउड और डिसअलाउड को लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक अलाउड है, कैन क्रेडिट अलाउड है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, निर्माणी व्यय के संबंध में इसने कुछ कहा था, देखिएगा कहाँ कह रखा है इसने निर्माण व्यय के संबंध में। सेकंड टॉपिक सर, सेकंड पॉइंट, निर्माण व्यय में निम्न शामिल है। उत्पादन के 22,600 अलाउड है, कुछ नहीं करना है। बी, वैज्ञानिक शोध प्रयोगशाला के पूंजीगत व्यय 67,000 रुपये अलाउड है, और 10,000 रुपये सामान्य खर्चे के वे भी शोध से संबंधित अलाउड है, क्योंकि ये 1920 में स्थापित की गई वैज्ञानिक शोध प्रयोगशाला के संबंध में है, इसलिए पूरे के पूरे अलाउड किए जाएंगे। ये ऑलरेडी डेबिट हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी तरह का कोई कुछ नहीं इसमें चेंज करना है। ओके, तो ये भी हो गया। सी, दोनों ए बी सी तीन हो गए, तो नथिंग इज़ टू डू, कुछ नहीं करना आपको, ये भी ख़त्म हो गया। फिर वेजेस एंड सैलरीज अलाउड होता है। फिर कंपनसेशन, व्यापार के हित में किसी प्रतिद्वंदी को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि अलाउड एक्सपेंडिचर माना जाता है, इसलिए ये भी डेबिट है, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के संबंध में उसने कुछ कहा था। 7th पॉइंट, सामान्य व्यय में 5,000 रुपये स्थानीय शिक्षण संस्था को दान दिया, ये डिसअलाउड। एड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। और उसमें पहला खर्च आ रहा है ये फर्स्ट, डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्था को दिए हैं, और वो राशि है 5,000 रुपये की। ये इसमें शामिल है, तो ऑलरेडी डेबिट है, तो उसको हटाएं। नेक्स्ट, सामान्य व्यय में वो तो कुछ नहीं दे रखा, बस। फिर उसके बाद कहता है रिपेयर्स कंपनसेशन होगा, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हो गए। कंपनसेशन 61,500 नहीं, कमीशन ऑन सेल्स, ये अलाउड होता है, प्राप्त खर्चा है। फिर डायरेक्टर्स फीस अलाउड है, ऑडिटर फीस अलाउड है। जनरल चार्जेस, सामान्य खर्चे 15,000, देखो इसमें ये अपन ले लिए 15,000 कम से शामिल है, 5,000 ये आ गया इसमें। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अलाउड है। फिर डेप्रिसिएशन आइएगा, इसके बारे में इसने कहा है 6th पॉइंट में।
डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। देखिएगा इस तरह से लिखना है इसको समझने के लिए। डेप्रिसिएशन डेबिटेड ये है 1,30,700 लेस डेप्रिसिएशन अलाउड 98,200 लेस करें इसमें से 32,500 ये 22,500 32,500 ये 5,000 के नीचे जोड़ दें इस तरह से। आइएगा बस उसके अलावा तो और कुछ रहा नहीं। ऊपर अब चेक कर लें, निर्माण व्यय का हो गया, उत्पादन कर के हो गए, वैज्ञानिक अनुसंधान का हो गया, स्थापना व्यय के कर्मचारी को अलाउड है। गणतंत्र दिवस पर ये नहीं घटाया क्या? गणतंत्र दिवस पर के अवसर 15 चीनी मुफ्त वितरित की गई, डिसअलाउड। फ्री शुगर डिस्ट्रीब्यूटेड नोट अलाउड है ये 1,500 रुपये की। नेक्स्ट, कारखाना इमारत वृद्धि की लागत 20,000 रुपये मरम्मत नवीनीकरण के व्यय में सम्मिलित की गई है, डिसअलाउड। चौथा, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग ₹20,000 ये इसलिए डिसअलाउड है क्योंकि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, पूंजीगत व्यय है, इसलिए डिसअलाउड है। आइएगा, स्वीकृत ह्रास हो चुका, सामान्य व्यय को ले चुके हैं, प्रारंभिक रहतिया का इसको भी टेकअप करते हैं। विविध प्राप्तियों में विकसित देशों को किए गए चीनी के निर्यात के लिए सरकार दी गई सहायता, ये सब्सिडी को इन व्यापार की इनकम मानते हैं, क्रेडिट होना चाहिए, ऑलरेडी क्रेडिट है तो उसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन वर्किंग नोट में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में कहा। देखिएगा ओपनिंग स्टॉक और ये राशि दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक का मूल्यांकन 40,000 रुपये से कम किया गया, 40,000 ये लेस हुआ। फिर क्लोजिंग स्टॉक और ये कहता है 50,000 से कम किया गया, यह भी 50,000 से ये भी कम हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, हमारा ओपनिंग स्टॉक 1,00,000 रुपये होना चाहिए, हमने 40,000 कम लिखे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, मान लीजिएगा ये क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000 रुपये मानो, या 2,30,000 लिख रहा हूँ मैं समझने के लिए, तो हमारा प्रॉफिट होता है 1,30,000 रुपये, सॉरी 1,30,000 रुपये नेट प्रॉफिट हो जाता है हमारा। अब कम लिखे, यदि इसको 1,00,000 की जगह 90,000 लिख देते हम, मान लीजिएगा, तो प्रॉफिट कितना होता है? 2,30,000 से 90,000 घटाएंगे तो 3,4 1,40,000 रुपये होता। अर्थात कम लिखने से प्रॉफिट बढ़ गया तो घटाओ, बस समझ में आ गई? ओके। अब ये इसके विपरीत हम ये लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000 रुपये लिखना चाहिए, तो ये 50,000 रुपये कम लिखा। मान लीजिए हमने 10,000 इसको लिख दिया 2,20,000 रुपये, या 2,10,000 रुपये लिख दिए, कम लिख दिए, तो 2,10,000 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 90,000 घटाएंगे तो 20,000 रुपये रहेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट घट जाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है, अर्थात ओपनिंग स्टॉक कम लिखने से हमारा प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ता है और क्लोजिंग स्टॉक कम लिखने से प्रॉफिट घट जाता है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ, सीधा सा हम ये इसको यूँ समझें कि 10,000 रुपये नेट डिफरेंस कितना हो गया? 10,000 रुपये जो है क्रेडिट हो गए, ज़्यादा क्रेडिटेड एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गए। इसका मतलब यही हुआ 50 - 40, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गए। एक्स्ट्रा क्रेडिट होने से प्रॉफिट अनावश्यक बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए, गलत है वो, तो उसे घटाओ। ठीक बात समझ में आ गई? हेंस इसलिए नेट प्रॉफिट is to be reduced by rupees 10,000। इसलिए सीधा सा एक काम कर दो कि नेट प्रॉफिट को 10,000 से कम कर दो। अब कम क्यों कर रहे हैं ये आपको कारण बता दिया। कभी कम भी हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है। तो आइएगा, ये लेस आइटम है, इसको हम बाद में लेंगे। अब टोटल कर लें यहाँ तक का कितना आता है, बोलिएगा। इसके 5, 32, 1500, 20,000, 20, 30, 50, 52, 57, 58,500। चेक करो। 59,000। ओके, ये लीजिए। फाइनल कॉलम का टोटल करें, बोलो। 1,78,100, 1,78,100। इसमें से लेस कर दें आप, लेस 10,000। 10,000 सॉरी, इसको ऐड करेंगे। सॉरी, नेट प्रॉफिट इज टू बी रिड्यूस, नहीं, टू बी एडेड कर, प्रॉफिट बढ़ेगा। इसमें 9, 18, 8, 5, 6, 1, 7, 1 लाख। चेंज कैसे आ रहा भाई? देखो, आपने यहाँ तो 1,500 रुपये ऐड किए, 1,500 रुपये इन्होंने शुगर के ऐड ही नहीं किए। 1500 शुगर के नहीं किए ऐड? नहीं किए सर, इन्होंने 5,000 किए, 32 किए, 20,000 किए। 1500 कर रखा ना ऐड इन्होंने शुगर के ऐड? 1500 शुगर के ऐड कर रखा है। हाँ ठीक है। फिर 1 लाख रुपये सर कंपनसेशन। ओके ओके, ठीक है। हाँ, लीजिएगा। ऐड एक आइटम और रह गया, ऐड कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति लेस। ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। 5वां, एक आइटम और ले लें, 5वां कंपनसेशन, ब्रैकेट में लिखें कैपिटल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए, और स्टॉक का एक्सेस ऑफ स्टॉक कितना था? 10,000। यस सर। अब बोलो, 1 लाख, 2 लाख, 78, 88,000। यस सर। इट इज taxable income from business। 2,88,100। ये देखिए, इस तरह से ये आपके अब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस मैं समझता हूँ कि शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, टॉपिक पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे से अब हम आगे बात करेंगे और वो होगी इलस्ट्रेशन नंबर 20 से बात करेंगे कि नाउ देयर इज़ ए चेंज इन दिस इलस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तक हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात कर रहे थे, परंतु यदि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो तो क्या हो?
जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, यदि अपना क्लिनिक चला रहा हो, आजकल तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, 5 स्टार होटल की तरह हॉस्पिटल होते हैं, तो यदि किसी के इस प्रकार से बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो और वो प्रैक्टिस करता हो तो किस प्रकार से उसकी इनकम ज्ञात करेंगे। कोई बहुत बड़ा, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो, कोई प्रोफेसर हो, एट्सेट्रा, जिनके इस तरह से बड़े बड़े व्यापार की तरह जिनके काम चल रहे हैं प्रोफेशन के, तो उनकी इनकम किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग हाउ द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज़ टू बी टेकन अप। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। थैंक यू and good luck.